अभी ये बात कही गई, लेकिन मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूं कि भाषा, लैंग्वेज को लेकर के हम 3 दिन मनाते हैं। पूरे साल में 3 विशेष दिन भाषा के नाम पर समर्पित हैं, डेडिकेटेड। पहला है जो आज है 10 जनवरी। अभी यहां जो एक प्रेजेंटेशन दिया गया उसमें बताया गया, मैं उस बात को दोहरा दूं कि 1975 में 1975 में नागपुर में 10 जनवरी के दिन एक विश्व हिंदी सम्मेलन, इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब तक 11 ऐसे सम्मेलन मनाए जा चुके हैं दुनिया भर में हिंदी के नाम पर, और 12वां सम्मेलन इस साल फिजी में होने जा रहा है। तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत जिस दिन की गई, उस दिन को 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, हम आगे इस बात पर चर्चा करेंगे कि भाषाओं के अलग अलग रूप क्या होते हैं, लेकिन कम से कम इतना हम जान लें कि विश्व हिंदी सम्मेलन या पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में जो प्रस्ताव या संकल्प पारित किए गए थे, जो कहें कि एक तरह से ये तय किया था कि हम यह बात मनवा करके दुनिया में रहेंगे, वह उन संकल्पों में से एक है, या उन प्रस्तावों में से, उन प्रपोजल्स में से एक है। या हम वो कहते हैं ना, जनवरी 1 जनवरी को क्या लेते हैं, रिजोल्यूशन। हाँ, तो जो जनवरी का रिजोल्यूशन उसका था, वह था कि हम हिंदी को यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा बनाएंगे। इसके लिए काम करेंगे। आपको जनरल नॉलेज के तहत कम से कम इतनी जानकारी होगी ही कि संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल भाषाएं हैं आज के समय में, वे 6 भाषाएं हैं, और अभी तक उसमें हिंदी शामिल नहीं है। लेकिन इस वर्ष से, यानी 2022 से जो अभी वर्ष गुजरा है, यह सुविधा अवश्य हो गई है कि वहां हिंदी में एक वातावरण बनना शुरू हुआ है हिंदी के लिए, कामकाज के लिए, और यह उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्दी हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स और बहुत सारी डिप्लोमेसी होती है, आप जानते हैं। इसके विस्तार में हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे। अभी सिर्फ इतना बता दें, यह भी बात किसी प्रेजेंटेशन में कही गई कि 2006 में पहली बार, 2006 में पहली बार इस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू किया गया, और खास तौर से जो विदेशों में भारत के दूतावास हैं या हाई कमीशन हैं, उनमें यह दिन खास तौर पर मनाए जाने की शुरुआत हुई। बाद में धीरे धीरे इसे देश में भी मनाया जाने लगा। उद्देश्य इसका यही है कि भारत के बाहर दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या कोशिशें की जानी चाहिए, उस पर विचार करते हुए दुनिया भर में जहां जहां हिंदी समझने वाले लोग हैं, सबको एकजुट करना, ताकि इस पूरी दुनिया में हिंदी जानने, बोलने, समझने, या मातृभाषा के रूप में या सीखी हुई भाषा के रूप में, किसी भी रूप में हिंदी का प्रयोग करने वाले लोग जहां जहां भी हैं, वे सब एक शक्ति के रूप में
अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करें और दुनिया जिन भाषाओं में बोलती है, इस बात को आप समझें, दुनिया जिन भाषाओं में बोलती है उनमें हिंदी शामिल हो, यानी हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान के, भारत के कुछ स्टेट्स तक, कुछ राज्यों तक सीमित भाषा नहीं, पूरे भारत की भाषा है और पूरे भारत की नहीं, यह पूरी दुनिया में समझी जाने वाली भाषा बन सके। यह उद्देश्य आज के दिन, इस उद्देश्य के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं। ये एक पहली चीज है। दूसरा भाषा का दिन जो हम मनाते हैं वह है 21 फरवरी, 21 फरवरी। इस 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर मदर टंग्स, मदर लैंग्वेजेस, मातृभाषा। क्यों भाई, अपनी मातृभाषाओं के लिए हमने 21 फरवरी ही क्यों चुना? हमने नहीं चुना, पूरी दुनिया के लिए यूएनओ ने यह तय किया, इसलिए तय किया। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, 1947 में, तो भारत के दो बाजू काट दिए गए। एक बाजू पूरब की तरफ पूर्वी पाकिस्तान हो गया, दूसरा बाजू पश्चिम की तरफ पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। उस समय बांग्लादेश नहीं था, वह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश के नाम से ही आज आप जानते हैं कि साहब उसकी भाषा बांग्ला होगी, लेकिन उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर जिसे जाना जाता था, आज के उस बांग्लादेश में 21 फरवरी 1952, 21 फरवरी 1952 को एक बहुत बड़ा आंदोलन मातृभाषा संरक्षण, टू प्रोटेक्ट योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए एक आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन का सरकार किसकी थी? वहां पर सरकार उसकी थी जिसे आज आप पाकिस्तान कहते हैं और उस जमाने में पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पूर्वी पाकिस्तान में उठे इस मातृभाषा के आंदोलन को, बांग्ला भाषा के रक्षा के लिए उठे आंदोलन को बुरी तरह क्रूरता के साथ रौंद दिया, उसका दमन किया। यानी जो विवरण बताते हैं, अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो विश्वविद्यालय के लड़के लड़कियों और अध्यापकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। खैर, अब आप जानते हैं कि 1971 में, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान नहीं रहा और बांग्लादेश बन गया और बांग्ला भाषा को पूरा सम्मान प्राप्त हुआ। तो वह जो उस बांग्ला भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन किया गया था, उसकी याद में हम 21 फरवरी को दुनिया भर में मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और इस मातृभाषा दिवस का संदेश यह है कि सभी की मातृभाषाएं उनकी अपनी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। आप जिस घर में जन्म लेते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस भाषा को झूले पालने में सीखते हैं, अपने माता पिता से जिस भाषा को प्राप्त करते हैं, वह भाषा आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी पहचान होती है, आपकी अस्मिता होती है। किसी को हक नहीं है कि आपसे आपकी मदर टंग छीन ले, आपकी मातृभाषा छीन ले। आप अगर तेलुगु भाषी हैं, आप अगर तमिल भाषी हैं, आप अगर मलयालम भाषी हैं, आप अगर उर्दू भाषी हैं, आप अगर कन्नड़ भाषी हैं, आप अगर उड़िया, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती,
या दुनिया की कोई भी भाषा आपने मातृभाषा के रूप में प्राप्त की है तो किसी को हक नहीं है कि आपसे आपकी मातृभाषा छीने। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में हिंदी हमें चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई और भाषा नहीं चाहिए, हमें सारी भाषाएं चाहिए, बल्कि सारी मातृभाषाएं चाहिए। झूले पालने में बोली जाने वाली और जो घरेलू भाषाएं हैं, हमें उन्हें भी बचाना है और उन सबको बचाए रखते हुए हमें अपनी राष्ट्रभाषा को विश्व भाषा के पद पर सुशोभित करना है। यह संकल्प है और ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका एक और महत्व है कि अगर आप विश्व शांति चाहते हैं, पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो अलग अलग राष्ट्रों की, अलग अलग राज्यों की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसका सम्मान करना पड़ेगा। और उसका सम्मान करने का एक तरीका यह भी है कि आप उनके लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति का सम्मान करें। तो विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की भाषा और संस्कृतियों का सम्मान करें। और जब हम एक दूसरे की भाषा और संस्कृति का सम्मान करेंगे तो कोई किसी के ऊपर अपनी भाषा और अपनी संस्कृति नहीं थोपेगा। यह पूरी दुनिया के स्तर पर है। अब यही बात हम भारत के स्तर पर करते हैं। जब हम भारत के स्तर पर इस बात को कहना चाहते हैं तो हमारे सामने आता है अभी जिसकी चर्चा एक प्रेजेंटेशन में की गई, 14 सितंबर 14 सितंबर 14 सितंबर वह तारीख है जब भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो संविधान सभा थी, जो भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट कर रही थी, उसने 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को, अभी जो पढ़ करके बताया यहां किसी ने, उस अनुच्छेद को, उस आर्टिकल को, आर्टिकल 343 को स्वीकार किया, जिसमें यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और वह देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप स्वीकार किया जाएगा। इसमें ध्यान देने की बात है, सबसे पहले यह कहा गया कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी, यूनियन ऑफ इंडिया की राजभाषा होगी। यह नहीं कहा गया कि आपके तेलंगाना की राजभाषा हिंदी होगी। यह नहीं कहा गया कि तमिलनाडु की या पश्चिमी बंगाल की राजभाषा हिंदी होगी। नहीं, ये बाद में आगे आता है कि जो अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग स्टेट हैं, प्रोविंस हैं, वे अपनी अपनी राजभाषाएं स्वयं तय करेंगे। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है, तो हम यह भी कहते हैं, प्रकारांतर से उसका अर्थ यह भी होता है, जो बाद के आर्टिकल्स में आता है, कि अलग अलग राज्यों को अपनी अलग अलग राजभाषाएं रखने की सुविधा प्राप्त है। इसी को हम कहते हैं फेडरल कैरेक्टर। हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसका चरित्र फेडरल है। फेडरल चरित्र का अर्थ यही है कि सब अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखते हुए एक आइडेंटिटी में बंधे हुए हों। इसके लिए हम कहा करते हैं कि ये ऐसा है जैसे कि आप इंद्रधनुष को देखें, रेनबो में आपको अलग अलग रंग दिखते हैं, या प्रिज्म में से आप किसी एक सफेद रंग को भी अगर देखेंगे तो उसमें आपको 7 रंग दिखाई देते हैं, विबजियोर दिखाई देता है, लेकिन वे 7 मिलकर के एक रंग बनाते हैं, सफेद रंग बनाते हैं। ठीक इसी तरह से भाषाओं का एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष मेरा देश है, जिसमें
अनेक भाषाएं, मैं उनकी चर्चा करूंगा। बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे पास। शायद आपको मालूम हो, हमारे यहाँ मदर टंग जिसे कहा जाता है, मातृभाषा जिसे कहा जाता है, रजिस्टर्ड मातृभाषाएं जिनकी गिनती की गई है, वो है, नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं बीच में पानी नहीं लेता, 1652, 1652 इतनी तो मातृभाषाएं बाकायदा जिसे आप कहते हैं उनकी सूची बनाई जा चुकी है। और इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं, छोटी छोटी भाषाएं हैं, लेकिन कोई भी भाषा छोटी और बड़ी नहीं होती, क्योंकि भाषा का काम होता है कम्युनिकेट करना, भाषा का काम होता है आपकी कल्चर को संभाल के रखना। चाहे एक परिवार की भाषा क्यों न बची हो, और चाहे पूरे देश और समाज की भाषा क्यों न हो, अगर इस काम को करती है तो वह समान रूप से सम्मान का पात्र है। यानी भारत की कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा या ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं सभी बराबर सम्मान की हकदार हैं। इन भाषाओं में से जो प्रमुख भाषाएं हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में एक शेड्यूल 8 है। शेड्यूल 8, जैसे हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, शेड्यूल कास्ट होती हैं, ऐसे ही शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। तो शेड्यूल 8 या अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं आज, यानी इस देश की 22 राजभाषाएं स्वीकृत हैं। और मजे की बात यह है कि इन 22 में अंग्रेजी शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजी भारत का संविधान बनाने वालों की नजर में विदेशी भाषा है। अंग्रेजी इस देश के ऊपर गुलामी और कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद थोपने वालों की भाषा है। हम उस भाषा को सीखें, जानें, उसमें व्यवहार करें, ये अच्छी बात है, लेकिन वो हमारी राष्ट्र की भाषा नहीं है। इसीलिए शेड्यूल 8 जिसका शीर्षक है लैंग्वेजेस ऑफ नेशन, भारत राष्ट्र की भाषाएं, राष्ट्रभाषाएं, राष्ट्र की भाषाएं, लैंग्वेजेस ऑफ नेशन, उस लैंग्वेजेस ऑफ नेशन की सूची में अंग्रेजी नहीं है। इसके बावजूद सच्चाई यह है कि अंग्रेजी भारत में इस्तेमाल होने वाली, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लगभग 3%, आज भी इससे ज्यादा लोग अंग्रेजी जानने वाले नहीं है इस देश में। तो उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, लेकिन वह नेशनल प्राइड की भाषा नहीं है। भारतीय गौरव की भाषा हमारी मातृभाषाएं हैं और किसी भी रूप में उसका, हमारी मातृभाषाओं का अंग्रेजी के साथ कोई विरोध नहीं है। ये जान लें, अंग्रेजी उतनी ही हमारे लिए स्वीकार्य है जितनी दुनिया की कोई भी दूसरी भाषा, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो अरबी हो। ये तमाम भाषाएं हमारे लिए स्वीकार्य हैं, लेकिन ये विदेशी भाषा के रूप में स्वीकार्य है। मैं विदेशी भाषा और देशी भाषा को जानबूझ करके आपके सामने अलग कर रहा हूं। मित्रों, इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यह बताना चाहूंगा, आज के इस दिन आप लोगों के बीच, जैसा कि मैंने कहा कि एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया, इंद्रधनुष का उदाहरण या रेनबो का, ये हमारा हिंदुस्तान इंद्रधनुष है। और यह इंद्रधनुष केवल 7 रंगों का इंद्रधनुष नहीं है, ये ऐसा इंद्रधनुष है जिसमें जाने कितने रंग हैं। इन रंगों को हम इसकी भाषाओं में देख सकते हैं। इसके अभी यहां बताया गया, नृत्यों के बारे में आपने बताया, किसी मित्र ने नृत्यों के बारे में बताया, जो हमारे नृत्य हैं, जो हमारी भाषाएं हैं, जो हमारी संस्कृति के अलग अलग रूप हैं, जो हमारे खान पान हैं। हम एक जगह इडली खाते हैं सवेरे सवेरे,
एक जगह पूरी भी खा लेते हैं, कहीं तीसरी जगह पराठा खाते हैं, कहीं चौथी जगह कोई दूसरी तरह का चावल खाते हैं। ये सारी विविधताएं, तो यह देश विविधताओं का देश है। भाषा की दृष्टि से भी यह याद रखने की चीज है कि यह देश अनेक भाषाओं का देश है, लेकिन जब भाषाएं अनेक हों तो क्या होता है। दोस्तों, बड़े गंभीर आप लोग हो गए, थोड़ा सा आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं यहाँ सेंट मैरीज सेंटेनरी कॉलेज के इस डायस पर खड़े होकर के एक कहानी अगर ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से सुनाऊं तो उसमें बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो आप उसे धार्मिक दृष्टि से मत सुनिएगा, क्योंकि मैं अपने ढंग से उसका इस्तेमाल आपके लिए कर रहा हूं। कहते हैं कि आपको मालूम ही होगा कि एक जमाना था, कभी सुनते हैं बाबा आदम और ईव, एडम एंड ईव वहां रहते थे, वहां कहीं पैराडाइज में, और उस पैराडाइज में एक शैतान पहुंचता है, और उस शैतान के बहकाने से वो उस फल को खा लेते हैं जिसे फ्रूट ऑफ विजडम कहा जाता है। और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि अरे हम तो पुरुष और स्त्री हैं। अब तक उन्हें नहीं पता था, इतने दिन से खुदा के राज्य में वे इधर से उधर पैराडाइज में टहलते थे, मस्ती करते थे, लेकिन आज उन्हें पता चला कि हम पुरुष और स्त्री हैं। लेकिन यही गड़बड़ हो गई, इससे ईश्वर नाराज हो गया। ये सारी कहानी आपने सुनी है। वहां से उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की कहानी आ जाती है। पैराडाइज से एडम और ईव को नीचे भेज दिया, धकेल दिया, गिरा दिया, यानी निकाल दिया, एक्सोडस, बाहर कर दिया। अब वे धरती पर आ गए। धरती पर वो कहीं किस जगह आए ये एक अलग कहानी है, लेकिन जहां वो आए वहां आने के बाद उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, फिर बहुत सारे बच्चे हो गए। लेकिन अभी तक ये सारे बच्चे एक ही जगह रहते थे, एक ही जगह सारे बच्चे एक ही जगह रहते थे और एक ही भाषा बोलते थे। सुनिए, अब यहां से मजेदार चीज शुरू होती है। और इन्होंने, क्योंकि अब बच्चों के बच्चे होते चले गए, अब किसी ने पूछा कि यार वो जो हमारे बाबा आदम आए थे जहां से पैराडाइज, वो कहां है पैराडाइज? तो बताया गया था ऊपर होता है, ऊपर है। अच्छा चलो यार, सारे एक साथ रहते थे मिलजुल के, बोले पैराडाइज चलते हैं। साहब, उन्होंने पैराडाइज जाने के लिए एक मीनार बनानी शुरू कर दी, और एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी लंबी मीनार बन गई कि बस पैराडाइज इतनी दूर रह गया कि थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो छूलेंगे। पैराडाइज में खलबली मच गई, और पैराडाइज वाले जो थे, जो भी रहे होंगे, उनके जो भी नाम हो, उसमें वे जो है कहने लगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर जिस आदमी को, इनके पूर्वजों को, आदम को निकाला था, ये आदमी लोग यहाँ पैराडाइज में आ जाएंगे तो हमारी क्या कीमत रहेगी। देखिए, जो ऊंचे रहने वाले लोग होते हैं ना, एक तुलसीदास कवि हुए, आप जानते हैं, तुलसीदास ने बड़ी मजेदार बात कही कि ऊंच निवास नीच करतूती, कि जो ऊंचे रहने वाले होते हैं इनकी करतूत बड़ी नीच होती है। ये नहीं चाहते कि इनकी कुर्सी तक कोई पहुंच जाए। जो बड़ी कुर्सी में बैठता है ना, वो नीचे वालों को नहीं आने देना चाहता। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उस इमरजेंसी मीटिंग में जो फायर, अग्नि का देवता रहा होगा, उस समय उसने कहा, अरे यार क्या बात करते हो जी, मैं जरा सी देर में इसे जला करके खाक कर दूंगा मीनार में। उधर कोई जो एयर, हवा, आंधी, उसने कहा, अरे मैं तो, मेरे साथ तो तूफान चलते हैं, एक सेकंड में आपको पलक नहीं झपकनी पड़ेगी, उतनी देर में मैं ये समझ गया। उधर सुनामी देवी बैठी हुई थी, वो आ गई उठकर के। क्या जी, आप लोग क्या करेंगे, मैं काफी हूं, मैं बात के ले जाती हूँ। खैर, सारे के सारे देवता इकट्ठा हो गए, और जो देवताओं के महाराज रहे होंगे, उन्होंने कहा, क्या कहा, चार्ज, और एकदम हमला कर दिया। पता ही नहीं चला मीनार कहां चली गई, खत्म, मीनार खत्म हो गई।
लेकिन दोस्तों, ये जो इंसान है ये भगवान का भी बाप है। इंसान ने फिर मीनार बनाई, देवताओं ने फिर मीनार बनाई, इंसान ने फिर मीनार बनाई, देवताओं ने फिर मीनार तोड़ी, इंसानों ने फिर मीनार बनाई, फिर मीनार बनाई, और देवता तोड़ते 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 थक गए, इंसान नहीं थके। आखिर देवताओं ने फिर मीटिंग बुलाई और कहा नहीं यार, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके साथ तो कुछ चालाकी करनी पड़ेगी। ये बड़े सूढ़ होते हैं जी। हाँ? अब क्या किया उन्होंने? एक दिन जहां वो सारे बच्चों के बच्चे रहते थे, वहां आकर के अचानक देवता लोग सारे पैराडाइज से वहीं आकर प्रकट हो गए, सब सामने आ गए। और जैसे उन्हें देखा होगा फिर तो इंसान लोग खुश हो गए बेचारे। अरे जिससे मिलने के लिए हम वहां जा रहे थे वो यहाँ आ गए। हाँ, बड़े खुश हुए, नाचने गाने लगे, खूब उनका जो है स्वागत सत्कार किया, उन्हें शॉल वॉल पहनाए, उन्हें बुके उके दिया, जैसे ऋषभ देव को दिया अभी आपने, ऐसी। अब जब बुके शुके देने के बाद में अब देवता लोगों ने कहा, 1 2 दिन 4 दिन उनके साथ रहे, बोले कि अब क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या इच्छा होती है? अब तो हमारी स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं, आप लोगों को यहां देख ही लिया है। बोले नहीं, हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, याद रखना, कभी भी किसी सोल को, किसी देवता को मत बुलाना, क्योंकि अगर किसी सोल को, किसी देवता को कभी बुलाओगे तो बिना वरदान दिए नहीं जाता, वो जरूर कुछ ना कुछ दे के जाता है। हमारे यहाँ महाभारत में एक कहानी आती है, एक द्रौपदी थी, वो उन्हें एक ऐसा मंत्र मिल गया, सूर्यदेव को बुला लिया, और बाद में कहा अच्छा ठीक है, नमस्ते सूर्यदेव जी, आप जाइए, मैं तो मंत्र की शक्ति को, इसकी पावर को देखने के लिए बुला रही थी आपको। बोले ना, जब मैं आया हूं तो वरदान दे के जाऊंगा। कर्ण का जन्म हो गया। ये देवता लोग जो है बिना दिए नहीं जाते कुछ ना कुछ। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, अब हमें जाना है, लेकिन हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो देना चाहे दे दें। सब जो है उनके सामने नतमस्तक होकर के खड़े हो गए। तो देवताओं ने एक वरदान दिया, तो उसको ध्यान से सुनना। वो एक मीनार है, बनी खड़ी है ऊपर तक, जो पैराडाइज तक जा रही है, उसके चारों तरफ ये बच्चे इकट्ठा हैं, और उन बच्चों के बीच में देवता लोग खड़े हुए हैं, और देवताओं ने एक वरदान दिया, और वो वरदान था आज से तुम अलग अलग भाषाएं बोलने लगो। और ये कह करके देवता अंतर्धान हो गए, चले गए। देवताओं ने डिप्लोमेसी की, ये है शूटनेस। अब क्या हुआ? अब जब ये बच्चे आपस में बात करते थे कल तक, एक ही तरह के जो शब्द बोलते थे, अब सब अलग अलग तरह के अर्थ बोलने लगे। वो कहता तू इधर आ, तो वो समझता कि उसने गाली दी है उसको। हाँ, वो कहता रंडी, और वो कहता कह रहे तो गाली दी। लड़ाई शुरू हो गई। एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, और मारते पीटते ये स्थिति हो गई कि वो जो मीनार थी उसका ध्यान नहीं रहा। थोड़े दिन बाद मीनार अपने आप नष्ट हो गई, और ये लोग जो एक जगह रहते थे आज तक, ये पूरी दुनिया में फैल गए। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग अलग अलग जगह इस पूरी दुनिया में फैल गए। इस थ्योरी का, ये बाकायदा थ्योरी है, और एक पुस्तक है आफ्टर बेबल। उस मीनार का या उस जगह का नाम है बेबल की मीनार। तो उस बेबल की मीनार के बाद क्या हुआ? उस बेबल की मीनार के बाद, जिसे आप कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, पैदा हुआ। तब तक एक भाषा थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन एक भाषा होने से सब एक जगह रहते थे। अब मल्टीलिंगुअल हो गए, दुनिया भर में फैल गए, और मीनार जो बनानी थी वो टूट गई। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको मजाक में सुनाई, लेकिन इससे एक चीज निकल के आती है कि अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ निर्माण करना है, किसी चीज का कहें कि एक तरह से संरक्षण करना है, तो यह बहुत जरूरी है कि उसके साथ जुड़े हुए लोगों की
कम्युनिकेशन डेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और ये डेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया कब होगी? जब अलग अलग भाषाएं बोलते हुए भी हम लोग संपर्क के रूप में, राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में किसी एक भाषा का व्यवहार करते हैं। मेरे ख्याल से 11:30 बज गए हैं और मुझे 15 मिनट का बोनस आपने देने की बात कही थी, इसलिए मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूं इस कहानी को सुनाने के बाद कि यहां से यह जरूरत पैदा होती है कि हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत है जो अलग अलग भाषा बोलने के बावजूद जब हम एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को देखना चाहें तो हमारी आइडेंटिटी का प्रतीक बने, सिंबल बने हमारी आइडेंटिटी का। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी यही काम करती है। या राजभाषा के रूप में जिसे आप ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, या संपर्क भाषा के रूप में जिसे आप लिंक लैंग्वेज या लिंग्वा फ्रांका कहते हैं, अलग अलग भूमिकाएं भाषा की हैं। इन सब से आगे चलते हुए मैं आपको एक इधर आप देखते होंगे कई बार कि बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं इंटरनेशनल, हंगर इंडेक्स आ रहा है, कहीं लाइवलीहुड इंडेक्स आ रहा है, कहीं हैप्पीनेस इंडेक्स आ रहा है। इसी तरह से एक इंडेक्स है पावर लैंग्वेज इंडेक्स, जिसे मैं हिंदी में कहता हूं शक्तिमान भाषा। शक्तिमान, शक्ति की भाषा, पावर की भाषा। देखिए, आप जब बात करते हैं कि आप दुनिया में या संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनना चाहते हैं या ग्लोबल लैंग्वेज बनना चाहते हैं, तो ये केवल इससे नहीं होगा कि आपको बोलने वाले कितने हैं या समझने वाले कितने हैं, बल्कि इसके लिए आपको इस PLI पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इसकी जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। हम आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपने आप को इस चीज के लिए समर्पित करें कि हम अपनी भाषा को, अपनी भाषाओं को इस रूप में शक्तिमान बनाएं। क्या क्या शक्तियां चाहिए? 5 प्रकार की शक्तियां मानी गई हैं इस समय। एक सज्जन हैं जिन्होंने यह इंडेक्स पेश किया है, उनका नाम है काई एल चेन। ये जैकी चेन के भाई नहीं है वैसे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कहां के होंगे। उनके नाम दोनों ही चेन हैं। तो काई एल चेन जो है, उन्होंने बताया है कि देखिए दुनिया में इस समय दोस्तों 6000 से ज्यादा भाषाएं हैं। 6000 से 6000, मोर देन 6000 भाषाएं हैं, लेकिन इनमें से 2000 के आसपास भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वाले 1000 से भी कम हैं। यानी अब बची 4000 भाषाएं। इन 4000 भाषाओं में से केवल 15 भाषाएं ऐसी हैं जो आधी दुनिया में फैली हुई है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्पीक्स 15 लैंग्वेजेस, और इन 15 लैंग्वेजेस में आपकी भाषा शामिल है। ये खुशी की बात है, लेकिन अभी वह नंबर 1 पर नहीं है। इस इंडेक्स के हिसाब से हमारी हिंदी अभी 10वें नंबर पर है। गणना के हिसाब से नहीं, गिनती नहीं, काउंटिंग नहीं, इंडेक्स के हिसाब से। क्यों है? अब ये 5 चीजें देखें, ये 5 योग्यताएं हमें भाषा में पैदा करनी पड़ेगी, तब हम कह सकते हैं कि हम विश्व हिंदी दिवस जो है मनाने का कोई फायदा, या कहें कि इस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का कोई काम कर रहे हैं। पहली चीज है, उन्होंने कहा जियोग्राफी, और उसकी व्याख्या करते हुए वो कहते हैं द एबिलिटी टू ट्रेवल। क्या आपकी भाषा से पूरी दुनिया में ट्रेवल किया जा सकता है? हम लोग जब भारत में हिंदी की राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो यही कहते हैं ना कि साहब हिंदी जो है
वो रामेश्वरम का रहने वाला एक व्यक्ति अगर बद्रीनाथ जाता है और बद्रीनाथ से या हरिद्वार से आने वाला एक व्यक्ति या बंगाल के गंगा सागर से आने वाला एक व्यक्ति रामेश्वरम या मदुरई आता है तो थोड़ी बहुत, चाहे तिरुपति आता है तो थोड़ी बहुत हिंदी के सहारे वो काम चला लेता है। क्या दुनिया के कितने हिस्से को आप इस तरह से कवर कर सकते हैं अपनी भाषा के माध्यम से, यानी दुनिया में कहां कहां आपकी भाषा के जानने वाले हैं। तो इस दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में हिंदी को जानने वाले लोग हैं, लेकिन वे हिंदी के माध्यम से पूरी दुनिया में अभी ट्रैवल कर पाते हैं कि नहीं, इस सच्चाई को आप जानते हैं, आप भारत के बारे में भी जानते हैं। दूसरी चीज है इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था, द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन एन इकोनॉमी। और इससे आप सोचिए, जीडीपी है, स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सपोर्ट है, क्या इन सब का सारा काम आप अपनी भाषा के माध्यम से करने की स्थिति में हैं। जिस दिन आप ये सारे काम, यानी आप इकोनॉमी का पूरा व्यवसाय जो है वह जब अपनी भाषा के माध्यम से कर पाए, तब आप हकदार होंगे कि हाँ, हमें विश्व भाषा कहा जाना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कम्युनिकेशन या संप्रेषण। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे, अभी आपने जो बातें कही, बाद में एक गीत यहाँ आपने सुनाया या एक वीडियो वहां दिखाया, ये सब कम्युनिकेट करने की जो स्थितियां हैं कि द एबिलिटी टू एंगेज इन डायलॉग, संवाद संप्रेषण की योग्यता, और के दुनिया भर में आप तो अंग्रेजी बोल रहे, हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात को सुनने समझने वाला भी तो चाहिए कोई। तो ये जो कम्युनिकेशन है दुतरफा, बोथ साइड, क्या यह हिंदी में पूरी दुनिया में हो पा रहा है या हो पाएगा। चौथा पैरामीटर है जिसे उन्होंने कहा है, हिंदी में हम उसे ज्ञान और मीडिया कहते हैं, द एबिलिटी टू कंज्यूम नॉलेज एंड मीडिया। दुनिया भर का सारा पुराना और आधुनिक ज्ञान जब तक आपकी भाषा में नहीं आएगा, तब तक आप दुनिया की भाषा नहीं बन सकते। तो मीडिया की भाषा के रूप में हिंदी बढ़ रही है, नॉलेज की भाषा के रूप में हिंदी बढ़ रही है, और इंटरनेट, फिल्म, यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक जर्नल्स, इन सब में हिंदी बढ़ रही है। यह एक शुभ लक्षण है। और अंतिम जो पांचवा क्राइटेरिया है वह है डिप्लोमेसी या कूटनीति। जब आप दुनिया से बात करें डिप्लोमेसी या कूटनीति की, तो आप हिंदी में बात कर सके, यानी यूएन में आप ये नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे विदेश मंत्री एक बार जाकर के वहां कभी हिंदी में बोल रहे, नहीं, वहां यह व्यवस्था हो कि हिंदी में बात की जा सके और हिंदी में की हुई बात को अनुवाद के माध्यम से पूरी दुनिया के जो भी प्रतिनिधि वहां होते हैं वे समझ सकें और किसी भी बात का जवाब हिंदी या दूसरी भाषाओं में तो उसी हिसाब से दिया जा सके। तो ऐसी भाषा जो है, जो यानी जिसे आप कहते हैं आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस या WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम संस्थाओं में, संगठनों में जब तक आपकी भाषा स्वीकार नहीं होगी, तब तक उसे विश्व भाषा नहीं कहा जा सकता। तो मैंने आपके सामने 5 क्राइटेरिया रखे, भूगोल या ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, संप्रेषण या कम्युनिकेशन, ज्ञान और मीडिया यानी नॉलेज एंड मीडिया, और कूटनीति डिप्लोमेसी। इन 5 क्राइटेरिया पर जिस दिन हिंदी अपने आप को पूरी तरह स्थापित कर लेगी, तब हम कह सकेंगे कि वह शक्तिमान भाषा है, शक्ति की भाषा है। और हम देख रहे हैं, देखिए ये सारा इस पर भी निर्भर करता है कि दुनिया में आपके देश का स्थान क्या है। आज मेरे देश का स्थान वो सन 47 के पुराने गुलाम देश का नहीं है। आज
मेरे देश की एक सेज जिसे आप कहते हैं, हमारी आवाज दुनिया में सुनी जाती है। हम एक बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, एक बड़ी इकोनॉमी हम हैं और दुनिया की अग्रणी 3 या 4 इकोनॉमीज में हम शामिल हो रहे हैं और पूरे दुनिया के सामने हम एक इकोनॉमिक पावर और एक जिसे कहते हैं मिलिट्री पावर के रूप में, यानी सामरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। जब आपके पास ताकत होगी, आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, आप सामरिक दृष्टि से मजबूत होंगे, तो दुनिया आपकी भाषा बोलेगी। वो कहते हैं ना, एक कोई पुराना गाना है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो सुनती है दुनिया आपकी बात सुनेगी, सुनाने वाला चाहिए। और सुनाने वाले आप कब होंगे? जब आप खुद में मजबूत होंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। आज जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगे तो हमारी आवाज, हमारी भाषा दुनिया को सुननी पड़ेगी और दुनिया उसे सुन रही है। यानी दुनिया भर में अब बड़ी तेजी से लोग हिंदी पढ़ने और पढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाले वक्त में भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा होने वाली है। हाँ, अभी तो हम थोड़े से कम हैं उनसे, लेकिन शायद कुछ वर्षों में, चूंकि चीन की जनसंख्या अब स्थिर हो गई है या कम होने लगी है, भारत की जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, तो हम दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएंगे जनसंख्या की दृष्टि से। और जब हम सबसे बड़ा देश होंगे तो हमें इकोनॉमी की दृष्टि से भी एक पावरफुल कंट्री होना होगा, और वो हम बनने जा रहे हैं। इसलिए जब हमारे पास ताकत होगी तो हम जिस भाषा को बोलेंगे, उस समय दुनिया उसी भाषा को सुनने और बोलने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि दुनिया को हमारे साथ व्यवहार करना है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है। और अगर दुनिया को हमारे साथ बिजनेस करना है और हम कहें कि अब से आप हमारी भाषा में बिजनेस करेंगे, हमारी भाषा में कंप्यूटर चलेगा, हमारी भाषा में इंटरनेट चलेगा, हमारी भाषा में मोबाइल चलेगा, तो दुनिया आपकी भाषा को सीखेगी। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ कि वह दिन बहुत जल्दी आए जब पूरी दुनिया में हिंदी का पतन फहराए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और फिर यही बात कहता हूँ कि हिंदी का किसी भी भाषा से विरोध नहीं है। हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी माँ सबसे पहले है। मौसियाँ, चाचियाँ, मामियाँ सब उसके बाद आती हैं। आप लोगों ने मुझे यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सब कृतज्ञ हूँ। और एक बार फिर आप सब ने जो प्रेजेंटेशन यहाँ दिए थे, उनके लिए आप सबकी खूब बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। ईश्वर आपकी रक्षा करे। भारत माता की जय।